हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मेंटोर प्रियंका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स एडू एकेडमी। बच्चों, आज मैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। ये है चैप्टर 7th की जो ज्योग्राफी है उसके जो बुक है वो उसका कवर पेपर, ये जो है वो कवर पेपर है ज्योग्राफी क्लास 7th की। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब चलते हैं चैप्टर के इंडेक्स में, मतलब बुक के इंडेक्स में कि बुक का जो इंडेक्स है वो है क्या एक्चुअली। यहाँ पर लिखा है चैप्टर 1 में है इन्वायरमेंट, चैप्टर 2 में है इनसाइड आवर अर्थ, चैप्टर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ और एंड चैप्टर 4 है एयर, चैप्टर 5 है वाटर, चैप्टर 6 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और चैप्टर 7 है ह्यूमन इन्वायरमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और चैप्टर 8 है तो वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन एंड चैप्टर 9 है लाइफ इन द डेजर्ट्स। ठीक है, तो बच्चों ये 9 चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 7 की ज्योग्राफी में है। अब चलते हैं देखते हैं इसमें हिंदी में जो इंडेक्स है वो क्या है। जो इसमें अध्याय 1 लिखा है पर्यावरण, अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, एक सेकेंड बच्चों इसको मैं पेन ले लेती हूँ, हमारी पृथ्वी के अंदर, और अध्याय 3 है हमारी बदलती पृथ्वी, अध्याय 4 है वायु, अध्याय 5 है जल, अध्याय 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन और अध्याय 7 है मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार, अध्याय 8 है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, अध्याय 9 है रेगिस्तान में जीवन। तो चलिए बच्चों, ये हमने इंडेक्स देख लिए हैं, कवर पेज देख लिया है। अब हम चलते हैं चैप्टर में कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या, उसका जो कंटेंट है एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर को जिसका नाम है इन्वायरमेंट। मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज कर लेती हूँ ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। यहाँ से थोड़े पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पर लिखा है इन्वायरमेंट चैप्टर 1। यहाँ ये है जो जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को, ये है यूनिट 1। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन छुट्टियों की काफी दिन छुट्टियां बीत चुकी थी, तो उन बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। जो कुछ बच्चे जैसे स्कूल में छुट्टियां होती हैं उसके बाद जब स्कूल खुलते हैं तो उसके बारे में बताया जा रहा है। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद, when Ravi started going to school, जब रवि ने स्कूल दोबारा जाना शुरू करा, again he noticed that the only playground next to his school was dug up. जो इसके स्कूल के सामने का एक प्लेग्राउंड था जहां वो बच्चे खेलते थे, तो वो प्लेग्राउंड क्या कर दिया गया था, डिग कर दिया गया था, यानी खोद दिया गया था। और वो किस लिए खोदा गया था इसमें देखते हैं। People said, लोगों ने कहा, that a huge building with many flats will be constructed here. लोगों ने वहां पर बताया उसे कि यहाँ पर बिल्डिंग बनने जा रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है, with many flats, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, यानी जो कमरे, बहुत सारे घर होते हैं वो होंगे यहाँ पर, और विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, मतलब वहां पर कंस्ट्रक्ट होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि जो स्टूडेंट था, जो स्कूल के सामने वाले मैदान में जब उसने सुना कि मतलब वहां पर एक बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। When he realized, जब उसको महसूस हुआ, that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever, जब उसे ये एहसास हुआ तो उसे थोड़ा सा मतलब बहुत दुख हुआ। और क्या एहसास हुआ उसे कि जो फील्ड है जहाँ पर वो खेलते थे वहां पर सॉफ्ट सॉफ्ट घास लगी होती थी और मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते थे एंड बटरफ्लाईज होती थी, यानी जो तितलियां होती हैं वो भी होती थी। तो क्या मतलब सारा कुछ चला जाएगा, चला गया सब कुछ, अब क्या हम कभी उस प्लेग्राउंड में नहीं खेल पाएंगे। ये कौन सोच रहा है, ये रवि सोच रहा है। he shared his feeling with his classmates, उसने अपनी फीलिंग को क्लासमेट्स के साथ शेयर करा। इन द असेंबली, असेंबली में द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख हुआ इस चीज का। सी हाउ
आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। और वो सोच रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो सोच रहे हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो कैसे चेंज हो रहा है। मतलब कैसे हम जो नेचुरल चीजें हैं उनको हटाकर हम कुछ अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो वही सब सोच रहे हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं स्कूल में। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? वो तो टीचर ने बोला, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं बच्चों, तो वो सारा क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट है, यानी वो क्या है? पर्यावरण है। किसने कहा? टीचर ने। रवि थॉट, रवि ने सोचा और अलाउड, काफी तेज से बोला, दैट मीन, इसका मतलब ये है, द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment। क्या ये सारी चीजें हम environment का पार्ट है? जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग हो गई, टेबल हो गए, चेयर हो गया, क्लासरूम हो गई, इवन दैट ओपन फील्ड, जो कि ओपन फील्ड थी जहाँ पर डिग कर दिया गया ना, खोद दिया गया बिल्डिंग बनाने के लिए, क्या वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है? द रोड, जो रोड है जहाँ से हम आते जाते हैं, क्या वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है? द गार्बेज, यानी जो कचरा होता है, क्या वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट है? या मेरे फ्रेंड है, क्या वो भी इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं? उन्होंने, किसने पूछा? रवि ने अपने टीचर से पूछा। तो टीचर ने बोला, यस सेड द टीचर। हाँ, टीचर ने ऐसा कहा। बट वेट, लेकिन टीचर ने क्या कहा? रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कि मतलब सब कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन ये भी डिवाइड है। और वो कैसे डिवाइड है, ये टीचर ने उसको बताया रवि को। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नेचर ने प्रोवाइड करे हैं, नेचर ने क्रिएट करे हैं। नेचर मतलब प्रकृति ने। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। जैसे कि एक उदाहरण के लिए देखें तो माउंटेन्स यानी पर्वत, रिवर्स मतलब नदियां, ट्रीज मतलब पेड़ पौधे, तो एनिमल मतलब जानवर। तो ये सारा क्या है? नेचर ने इनको बनाया है। अदर्स आर मेड बाय पीपल, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो किसने बनाया है? लोगों ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स। जैसा कि रोड हो गया, कार हो गई, क्लॉथ्स हो गया और बुक्स हो गई, ये सब किसने बनाया है? लोगों ने बनाया, यानी पीपल ने बनाया है। हाँ, नाउ वर्क इन पेयर्स। टीचर ने बोला, नाउ वर्क इन पेयर, अब आप लोग क्या करें? पेयर में थोड़ा कुछ वर्क करें। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाएं विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ एक लिस्ट बनाएं। सिटिंग नेक्स्ट टू यू, और एक दूसरे के सामने बैठे या फिर एक दूसरे के अगल बगल बैठे। ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग, और लिस्ट बनाए कि ह्यूमन ने क्या बनाया है आपके अकॉर्डिंग, और नेचर ने क्या बनाकर आपको दिया है। तो इनकी जो लिस्ट बनाने के लिए बच्चों को उन्होंने, टीचर ने बोला। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। जो बच्चे थे उन्होंने क्या करा? मेकिंग लिस्ट, लिस्ट बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हुए। वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? अब उसके बाद आज इकबाल, इकबाल ने पूछा, हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है, बदल क्यों रहा है? इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये सारा इसलिए बदल रहा है क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की वजह से ये सारा कुछ बदल रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। टीचर ने ऐसा कहा इकबाल को। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, और क्या है? और हम मॉडिफाई तो कर रहे हैं और साथ के साथ एट टाइम, उसी समय, इवन डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग्स, और जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, जो प्रकृति ने जो भी बनाया है, जैसे पेड़ पौधे हो गया या फिर कुछ भी है जो भी प्रकृति ने बनाया है, उसको हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने ऐसा कहा। From the above conversation, you understand that the place, people, things
and nature that surround any living organism is called environment. फ्रॉम द एवब कन्वर्सेशन, जो ऊपर कन्वर्सेशन जो बातचीत हुई है, आप समझ गए होंगे दैट द प्लेस जैसे कि स्थान हो गया, पीपल यानी लोग हो गए, थिंग्स यानी वस्तुएं हो गई, एंड नेचर यानी प्रकृति हो गई, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जो भी चीजें किसी जीवित व्यक्ति के आसपास होती हैं वो सारा किसका पार्ट है, एनवायरमेंट का पार्ट है, और उसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। It is a combination of natural and human made phenomena। और ये क्या है, जो environment है हमारे आसपास का, वो क्या है, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना है, यानी कि कुछ चीजें ह्यूमन ने बनाई है और कुछ चीजें नेचर ने हमें बनाकर दी है। While the natural environment refer to both biotic and abiotic conditions exist on the earth। वाइल जब क्या होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि प्रकृति ने जो पर्यावरण दिया है, टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक, मतलब कुछ चीजें तो जैविक हैं और कुछ चीजें अजैविक है, कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, और दोनों तरह की कंडीशन एग्जिस्ट करती कहाँ, अर्थ में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि बायोटिक और बायोटिक मतलब, जैसे बायोटिक का मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, अबायोटिक मतलब जैसे कि माउंटेन्स हो गए, एयर हो गई, तो ये सारी चीजें क्या है, गैसेस हो गई, ये सारी क्या है, अबायोटिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन इन्वायरमेंट किसे कहते हैं बच्चों, ह्यूमन इन्वायरमेंट वो होता है जब जो लोग हैं, जो मानव है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि रिलेशंस मतलब जो फैमिली बनाते हैं, ठीक है, और जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, और जो रिलेटिव्स होते हैं, तो ये सारे रिलेशंस क्रिएशन जो जिस चीज को ह्यूमन ने बनाया है, वो सारी चीजें वो किसका पार्ट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है। वो भले ही इंटरेक्शन हो, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हो, या ह्यूमन टू इन्वायरमेंट इंटरेक्शन हो, या कुछ भी हो, जो भी मतलब ह्यूमन जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेयर है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, ह्यूमन इन्वायरमेंट कहलाएंगी। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल होता है बच्चों, जैसे कि लैंड हो गया यानी जो जमीन हो गई, यानी मैदान हो गया, जो वाटर यानी पानी हो गया, एयर यानी हवा हो गई, प्लांट्स यानी पौधे हो गए, एंड एनिमल यानी जानवर हो गए। तो ये सारे जो है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल, वो सब किस में शामिल है, नेचुरल इन्वायरमेंट में शामिल होंगे, ठीक है। यू आर familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes। बच्चों आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे अभी तक कि आपने जो पिछले चैप्टर्स जो क्लास 6 में पढ़े हैं। बच्चों क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट करा दी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो और हमने होम पेज में भी कुछ ऐसे पार्टीशन कर दिए हैं जिसमें आपको लिखा होगा, आप देख सकते हैं क्लास 6 की जो भी जितनी भी एनसीईआरटी हमें चाहिए वो भी है, और क्लास 7 की जो भी एनसीईआरटी मैं पढ़ा चुकी हूँ तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा बच्चों, उसमें मैंने लिथोस्फीयर और जितने भी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करके बताया है। तो उन चैप्टर्स को पहले आप देख लीजिएगा ताकि आपको जब आगे के जो चैप्टर्स है पढ़ने में दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो आप इस चैप्टर को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाए। हो सकता है जो वहां पर आपको मान लीजिए नहीं क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं। तो लिथोस्फीयर में बच्चों क्या होता है, लिथोस्फीयर यानी जो मैदानी क्षेत्र होता है, मीन्स जो फील्ड होती है, तो जो जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारे क्या कहलाते हैं, लिथोस्फीयर में के पार्ट हैं। और जो हाइड्रोस्फीयर यानी जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, तो वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, जैसे झीलें हो गई, ठीक है, मीन्स लेक हो गई, एंड पाउंड हो गए, और रिवर हो गई, सी हो गया, ओशियंस हो गए, ये सारे क्या हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। एटमॉस्फेयर बच्चों,
एटमॉस्फेयर का मतलब जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो वो सारी क्या कहाँ पर गैसेस जो पाई जाती है हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो किसका पार्ट हो गई, एटमॉस्फेयर का पार्ट हो गई, यानी वातावरण का पार्ट हो गई। जितनी भी गैसेस होती हैं और जैसे बारिश होती है, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर का ही तो पार्ट है ना। तो एंड बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर का मतलब वो होता है जब ये थ्री पार्ट्स, जैसे कि ये मैदान हो गया, ये पानी हो गया, और ये क्या हो गया, जो गैसेस होती हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे पेड़ पौधे उससे वो सांस लेते हैं, मतलब पेड़ पौधे जो उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही सब जितनी भी गैसेस है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। जब ये तीनों पार्ट, जितने भी जो तीनों पार्ट हैं, जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, मीन्स एक जगह सारी चीजें मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यानी वहां पर जीव भी होता है, यहाँ वहां पर जीवन भी होता है, वहां पर पानी भी होता है, वहां पर मैदान भी होता है, वहां पर गैसेस भी होती हैं जो हमें जरूरी होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, ये सब आपने पढ़ा है। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ हम इसके अलावा कुछ और चीजें लर्न करते हैं, जो चीजें जैसे इन्होंने बताया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब के बारे में वो उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया है। तो मैं इसको जल्दी ही कंप्लीट करा दे रही हूँ क्योंकि इसको मैंने समझा दिया आपको। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या, सॉलिड क्रस्ट है और द हार्ड टॉप, ये जो टॉप है यहाँ पर, ये जो टॉप है ऊपर का जो पोर्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड क्रस्ट, मीन्स बहुत ही कठोर होता है। एंड और द हार्ड टॉप, जो इसका टॉप होता है, जो ऊपर की मिट्टी होती है, बहुत ही मतलब कठोर टफ होती है, लेयर जो होती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये पत्थरों की भी बनी होती है, एंड मिनरल्स यानी खनिज की भी बनी होती है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और बिल्कुल पतली सी सॉइल की जो लेयर होती है उससे ढकी हुई होती है सारी चीजें जितनी भी है। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्स, प्लेन्स, वैलीज, इटीसी। इट इज एन इरेगुलर सरफेस, जो लिथोस्फीयर होता है वो क्या है, इरेगुलर सरफेस है विद वेरियस लैंडफॉर्म, मीन्स जो बहुत डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं, यानी स्थल रूप होते हैं, सच एज माउंटेन्स, जैसे कि पर्वत होते हैं, प्लेटिस यानी पठार होते हैं, प्लेन्स यानी समतल होते हैं, समतल मैदान जो होते हैं, वैलीज यानी घाटियां होती हैं। तो यही है, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. जो लैंड फॉर्म्स है, जो कि मतलब जो मैदान है, जो स्थल रूप है, वो क्या है, आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट है वहां पर पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, एंड ऑल्सो ऑन ओशियन फ्लोर, और जो ओशियन, जो महासागर होते हैं उसमें जो बेस में, जो उसके बेस में जो माउंटेन्स टाइप की या फिर इक्वल प्लेन टाइप की जो मैदान होते हैं, तो वो भी वहां पर पाए जाते हैं। एक तो कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं लिथोस्फीयर की लैंड, और एक ओशियन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, lithosphere is the domain that provides us फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फीयर एक ऐसा क्षेत्र है दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, जो कि हमें फॉरेस्ट भी प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान भी प्रोवाइड करता है, फॉर ग्रेजिंग मीन्स चरने के लिए, जो गाय भैंसे बकरियां चरती हैं चारे को, तो वो भी लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कल्चर जो कि लैंड पाई जाती है वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है, जहाँ पर खेती होती है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और जहाँ लोग रहते हैं घर बनाकर, वो सारा किसका पार्ट है, जितनी भी जमीन होती है, जो प्लॉट्स जैसे कुछ भी होते हैं, तो वो क्या है, जैसे प्लॉट्स हो गए जहाँ पर लोग घर बना सकते हैं, प्लॉट्स और बेस में। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, जो लिथोस्फीयर है वो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ है, यानी खनिज संपदा जिसको बोलते हैं, वो सोर्स है।
ठीक है, लिथोस्फीयर जहाँ पर आप खेती भी कर सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं, रोड्स भी बना सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लिथोस्फीयर में ही होती हैं। बच्चों ये जो बॉक्सेस में दिया है, तो ये बॉक्सेस का हम लास्ट में लेंगे जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, और जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी ही पानी पाया जाता है उसको कैसे किससे रेफर करते हैं, हाइड्रोस्फीयर से, यानी उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल। हाँ, लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल हो गया, हाइड्रोस्फीयर का मतलब जल मंडल हो गया। It comprises various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. जो यहाँ पर लिखा है इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज, ये इसमें बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो वाटर बॉडीज होती है, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, सीज, ओशियन, ये सारी चीजें किसका पार्ट है बच्चों, किसमें ये सारी चीजें शामिल है, हाइड्रोस्फीयर में शामिल हैं। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किन के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी जीवित जीव हैं तो उन सब के लिए सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं, मीन्स एसेंशियल यानी जरूरी है। द एटमॉस्फेयर, अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतली सी लेयर है जो कि एयर में पाई जाती है, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो कि अर्थ के चारों ओर पाई जाती है। जैसे कि गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन्स हो गई, ये ऑर्गन हो गई, तो ये सारी जो गैसेस हैं तो वो कहाँ पाई जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है धरती का यानी अर्थ का, वो क्या करता है, पूरे इन्वायरमेंट को एक पूरी अपने मतलब चारों ओर बांधे रखता है। इट प्रोटेक्ट अस, जो कि हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज, जो हार्मफुल रेज होती हैं, जो खतरनाक जो किरणें होती हैं, एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, और जो झुलसाने वाली धूप होती है गर्म सन की, उन सब चीजों से ये गैसेस हमें बचाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इसमें क्या होती है, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, डस्ट भी पाई जाती है, एंड वाटर वेपर, और जो क्या होती है, जल की वो जो वाष्प होता है, जल वाष्प, वो भी वहां पर पाया जाता है। जैसे बारिश होती है बच्चों, तो बारिश होती है ना, तो वो सब चीजें हैं, मतलब वहां पर जल भी पाया जाता है, जल के वेपर्स पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, तो यहाँ पर लिखा द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, हाँ कि मतलब एटमॉस्फेयर में चेंजेस कैसे आते हैं, जब वेदर में चेंज होगा यानी मौसम में चेंज होगा, या फिर जलवायु में किसी तरीके का चेंज होगा, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में भी चेंज होता रहता है। वेदर का मतलब जो मौसम होता है, जैसे कि कभी ठंडी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी बसंत ऋतु हो गए, तो ये सारे क्या है, मौसम है जो कि चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अभी इस समय ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली है अपने इंडिया में, तो वो कौन सा जैसे अभी यहाँ पर मौसम चेंज हुआ, वेदर कौन सा चेंज हुआ, विंटर वाला आ गया, ठीक है। तो वह जो एटमॉस्फेयर है वो भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब जलवायु होती है कि जो जलवायु है और जो मौसम है, ये सारा क्या है, इन दोनों से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, इतना आपको जानना है। अब इसमें देखते हैं प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग बर्ड, जो प्लांट होते हैं यानी पौधे होते हैं, एंड एनिमल यानी जानवर होते हैं, ये क्या करते हैं, टुगेदर मेक बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर बनाते हैं यानी जैव मंडल बनाते हैं, जहां पर सारे जीव जंतु रहते हैं, और द लिविंग बर्ड्स, या फिर जहाँ पर जो जीवित लोग रहते हैं, वो जैसे भले ही वो एनिमल हो या फिर कोई ह्यूमन बॉडी हो,
ठीक है। इट इज अ नैरो, और या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं। इट इज अ नैरो जोन, ये बहुत ही सकरा एक क्षेत्र होता है ऑफ द अर्थ, अर्थ में, वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जहाँ पर क्या होता है, जो लैंड होती है, जो वाटर होता है एंड जो एयर होता है, वो क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और इन सब जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इससे हमें क्या करते हैं, हमें क्या मिलता है, लाइफ मिलता है, सपोर्ट लाइफ, जो लाइफ होती है उस प्लेसेस में उसको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है बच्चों? पारितंत्र। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है बच्चों? एक बार थोड़ा 2 सेकंड के लिए सोचिए कि पारितंत्र होता क्या है। आप थोड़ा सा सोच लीजिए इसके बारे में, फिर मैं बताती हूँ। चलिए देखते हैं इसमें व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, ठीक है, जेसी एक्सक्लेम्ड, क्या हुआ था, जो एनसीसी कैंप होता है वहां पर रवि एक बच्चा है, उसके क्लास में एनसीसी कैंप होता है, ठीक है, उसी के क्लास में एक स्टूडेंट और है जिसका नाम है जेसी, ठीक है, वो कहती है व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितनी भारी मूसलाधार बारिश हो रही है। डाउनपोर मीन्स मूसलाधार बारिश। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो जैसे ही उसने ऐसा कहा जेसी ने, तो मतलब इसको किसको याद आ गई, रवि को याद आ गई कि इट रिमाइंड मी, इसने मतलब तुमने मुझे याद दिला दी मेरे होम टाउन की, यानी केरला की। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशंस, कि तुम जब भी आना मेरे यहाँ तो तुम देखोगी कि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो कि ग्रीन फील्ड्स होती हैं, यानी जो खेत होते हैं, और जो कोकोनट प्लांटेशंस होते हैं जहाँ पर कोकोनट लगाया जाता है खेतों में, तो वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तुम जब भी आना केरला तो वहां पर आकर देखना। ये रवि ने किससे कहा? अपनी फ्रेंड से कहा। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, जो हीरा है वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। फ्रॉम जैसलमेर, जो कि कहाँ से है, जैसलमेर से है, बोल रहा है वी गेट नो रेन्स, हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड्स, हम सिर्फ कीकर और सैंड ही देखते हैं अपने यहाँ। एज फार एज द आईज कैन सी, जैसे कि जहाँ जितनी दूर भी देखती हैं हमारी नजरें देख सकती हैं, वहां उतनी दूर तक हमें सिर्फ कीकर और सैंड ही, यानी बालू ही दिखती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखते, और बारिश भी हमारे यहाँ होती नहीं है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, रवि सेट, रवि ने कहा कि लेकिन आपके यहाँ कैमल तो है, जो जैसलमेर में कैमल तो है, यानी ऊंट तो है। हीरा सेज, हीरा ने कहा नॉट जस्ट कैमल्स, मतलब सिर्फ कैमल ही नहीं है। इफ यू विजिट अवर डेजर्ट, अगर आप हमारे डेजर्ट में, जो रेगिस्तान है वहां विजिट करेंगे, देखने आएंगे, यू विल सी स्नेक्स, तो आप क्या देख सकते हैं, सांप देख सकते हैं, लिजार्ड देख सकते हैं, यानी छिपकली देख सकते हैं, एंड मैनी इंसेक्ट टू, और बहुत सारे कीट पतंगे भी आप देख सकते हैं। रवि वंडर्ड, रवि बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि अरे ऐसा कैसे कि एक ही मौसम में मेरे यहाँ बारिश होती है और इनके यहाँ ऐसा होता है। तो रवि ये सब सोच के बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहा है। व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि ऐसा क्यों होता है कि जो कहीं जानवर और जो वनस्पतियां और जो लोग वहाँ के होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, एक प्लेस टू प्लेस डिफरेंट टाइप से उन सबका रहन सहन क्यों है, सब डिफरेंट टाइप के क्यों है। जैसे मान लीजिए आप स्नो में देखिए तो स्नो लेपर्ड होते हैं, तो और स्नो बियर भी होते हैं, तो सोचिए उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ स्नो वाला जो इन्वायरमेंट है वहीं पर ही वो रह सकते हैं, जो उनका इकोसिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर उनको नॉर्मल प्लेसेस पे आप लेके रख देंगे तो शायद उनके लिए सरवाइव करना आसान नहीं होगा। तो वही है कि जहाँ पर जैसा इन्वायरमेंट होता है, लोग वहाँ के वैसे ही होते हैं, ठीक है, और वहाँ के जीव जंतु और जो पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं वो भी वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं।
ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो कि हाँ ऐसा ही होता है, जहाँ इन्वायरमेंट जैसा होता है वहाँ पे जीव जंतु वनस्पति और लोग वहाँ के उन्हीं उसी के टाइम उसी के जैसे रहने वाले होते हैं। मतलब जो वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं सिर्फ वही लोग वहाँ पर रह सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कश्मीर में इतनी ठंडक है, और मान लीजिए जो जैसे कि गर्मियाँ होती है हमारे बाकी मान लीजिए यूपी हो गया या फिर बिहार हो गया है, एमपी हो गया, कहीं भी जहाँ पर धूप बहुत ज्यादा होती है सेम टाइम पे, तो क्या जो कश्मीर के लोग हैं वो वहां पर आसानी से रह पाएंगे? मे भी नहीं, क्योंकि उनको क्या है, जो रह तो सकते हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी होगी, क्योंकि जो वो जिस इन्वायरमेंट में है वो दूसरे इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेंगे। और अगर हमें कहा जाए कि आप जाकर कश्मीर में रहें, तो शायद हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना कि उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि हम जो जिस मौसम में जिस एटमॉस्फेयर में रहते, तो वो कैसा मौसम होता है, नॉर्मल होता है, मतलब ना तो ज्यादा ठंडी होती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन जो कश्मीर है तो वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो लोगों को जो लाइफ स्टाइल है, लोगों को जो जीवन शैली है, वो भी उसी मौसम के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट हैं यानी पौधे हैं, एनिमल यानी जानवर है, एंड ह्यूमन बीइंग्स है जितने भी मनुष्य हैं, वो सारे क्या है, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। वो सारे अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उस पर डिपेंड होते हैं। ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑफ्टन दे आर, अक्सर क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। वो सारे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जितने भी जैसे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन है, ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे कि रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो जीवित जीव हैं उनके बीच में भी रिलेशन होते हैं, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। जैसे कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका क्या है, आसपास का जो सराउंडिंग है उनसे भी अपना एक रिलेशन है। जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, तो जो हरी सब्जियां होती है तो वो आपके इन्वायरमेंट में ही तो मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने सब्जियां लगाया, तो वो क्या, आप किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है। तो ऐसे ही सब क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अब जैसे मिल्क के लिए आप गाय पर डिपेंडेंट है, तो देखिए अब हम ऐसे क्या है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं। हाँ, रिलेशन बिटवीन हो गया। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। यहाँ क्या हो सकता है कि ऐसा भी इकोसिस्टम हो सकता है जहाँ पर लार्ज रेन होती है। एक सेकेंड बच्चों, हाँ, ऐसा भी इकोसिस्टम होता है जहाँ पर लार्ज रेन होती है, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, और लार्ज रेन फॉरेस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश होने वाले जंगल होते हैं। ग्रास लैंड होती है यानी जो घास होती है, यहाँ कहीं कहीं पर डेजर्ट होते हैं यानी रेगिस्तान होते हैं, माउंटेन्स यानी पर्वत होते हैं, लेक यानी झील होती है, रिवर्स यानी जो नदियां होती हैं, ओशियन यानी जो समुद्र महासागर होते हैं, एंड इवन द स्मॉल पॉन्ड, और यहाँ तक कि छोटे छोटे जो तालाब भी होते हैं वो भी किसका पार्ट, वो भी क्या होते हैं, इकोसिस्टम होता है। उन सबका अपना अपना एक इकोसिस्टम होता है। वहां पर जो जीव जंतु जहाँ पर जैसे रहेंगे वहां पर वो वहीं पर सरवाइव कर पाएंगे, और दूसरी जगह अगर उनको भेजा जाए तो उनको सरवाइव करना वहां पर थोड़ी दिक्कत होगी। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेट फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? तो ये भी चीज है कि जो डू यू थिंक, क्या आप ऐसा भी सोचते हो, द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड, कि जो जहाँ पर रवि और फ्रेंड उसके जो खेल रहे होते हैं, क्या वो भी एक तरह का इकोसिस्टम है? हाँ बच्चों, जरूर है वो, क्योंकि इकोसिस्टम क्या हुआ, जो एक प्लेस हुआ जहाँ पर क्या है, वो जो घास फूस है, ठीक है, वहां पर जीव जंतु छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े भी होंगे। ठीक है, जैसे चिड़िया होती हैं वो भी वहां पर, जो बर्ड्स हैं वो भी वहां पर रहती होंगी, पेड़ पौधे जो लगे होंगे वहां पर, तो वो भी एक तरह से इकोसिस्टम है, मीन्स पारितंत्र है। ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, हाँ, अब आगे देखते हैं इसमें।
ह्यूमन इन्वायरमेंट, अभी तक बच्चों हमने नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जान लिया कि नेचुरल इन्वायरमेंट होता क्या है। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी मानव के द्वारा जो बनाया गया पर्यावरण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, जो मनुष्य होता है वो इंटरेक्ट करता है विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। और जो इन्वायरमेंट होता है उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, लेकिन जो आदि मानव होते थे, जो स्टार्टिंग में जो मनुष्य होते थे, वो क्या करते थे, अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स में ढाल लेते थे। ठीक है, और जो नेचुरल, जैसे बारिश हो रही है तो उसको वो समझते थे कि ये नेचर ने ऐसा ही दिया है तो हम इसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और लेकिन जो आज का मनुष्य है उसे पता है अच्छे से कि हम क्या करेंगे तो किससे क्या होगा, मतलब कि जैसे हम अगर जैसे अभी पराली जलाई जा रही है तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में, और जो एनसीआर है वहां पर, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन ने ही तो इन्वायरमेंट क्रिएट करा है ना, ये नेचुरल तो नहीं है। बल्कि देखो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन है वो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको अफेक्ट कर रहा है, मीन्स प्रभावित कर रहा है। ठीक है, दे लेड हाँ, they led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. They led a simple life. वो क्या है, एक सिंपल जीवन जीते थे जो आदि मानव लोग होते थे, एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट, और उनकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं थी, मतलब मांग की, हर चीज की मांग इतनी ज्यादा नहीं थी, जितना उन्हें खाने पीने के लिए मिल जाए बस उतना ही काफी होता था। फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो उनके आसपास नेचर था, जो प्रकृति थी, वही वहीं से उनको सब कुछ उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाता था। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐसा कुछ करना पड़ता था, अगर वो करते भी थे तो इससे इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था जैसा कि आज फर्क पड़ रहा है। With time needs grew and became more varied। तो यही है, जो समय है, समय के साथ साथ जो मानव है उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, और हर जगह की जो इन्वायरमेंट, हर जगह के जो रहने वाले हैं उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, वो अपनी अपनी आवश्यकताओं नीड्स के अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंट में चेंज कर रहे हैं। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, उसने सीख लिया है न्यू वेज टू यूज, कि कैसे इन्वायरमेंट को यूज करना है और कैसे इसको चेंज करना है। बच्चों आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कभी न्यूज़पेपर में कि जब कहीं पर बारिश नहीं होती है तो वहां पर क्या कराया जाता है, जो आर्टिफिशियल रेन होती है वहां पर कराई जाती है। ठीक है, तो यही अब यहाँ तक देखिए, जो सैटेलाइट्स होते हैं वो भी तो देखिए, जो नेचुरल है वो तो है, जैसे कि अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून है। तो लेकिन जो मनुष्य है उसने अपने खुद की उपग्रह बना रखे हैं, जैसे कि देखते हैं आपकी जो इसरो है कितने सारे सैटेलाइट्स ज्यादातर छोड़ते ही रहते हैं जो अंतरिक्ष में। ठीक है, तो वैसे ही ह्यूमन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इन्वायरमेंट में, है ना, जो नेचर है उसमें चेंजेस कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, जो भी उसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस करता जा रहा है। जो ह्यूमन की आवश्यकताएं क्या है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप। जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे उसने क्या करा, जो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन था उसने धीरे धीरे क्रॉप ग्रो करना शुरू करा था, जो फसल होती है, डोमेस्टिकेशन, यानी जो पालतू जीव जंतु होते हैं उनको पालना शुरू करा था, एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और उन्होंने अपना घर बनाकर रहना शुरू करा था। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। द व्हील्स, जब पहिए का आविष्कार हो गया था, वॉज इन्वेंटेड जब खोज हो गई थी, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, तब क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो फूड है वो प्रोड्यूस होने लगा था, यानी उत्पन्न होने लगा था, उत्पादन होने लगा था। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। जो बार्टर सिस्टम आया उससे क्या हुआ कि जो ट्रेड था वो लोगों ने इमर्ज करा, मीन्स लोगों ने स्टार्ट करा, यानी व्यापार
स्टार्ट करने की कोशिश की। मतलब बार्टर सिस्टम क्या होता था बच्चों, बार्टर सिस्टम में ये होता था जैसे कि मान लो किसी को पोटैटोज की जरूरत है और किसी को पल्स की जरूरत है, तो यानी दाल की जरूरत है और किसी को जो आलू है उसकी जरूरत है। तो क्या होता था कि जिसके पास आलू था वो दाल वाले को थोड़ा दे देते थे आलू, और दाल वाला उसको दे देता था दाल, ठीक है, मतलब पोटैटो वाले को दाल दे देता था। तो ये क्या चीजें थी, ये बार्टर सिस्टम थी, मतलब जो चीज उसके पास है तो वो दूसरे को दे दो, जो दूसरे के पास है वो उसको मिल जाती थी। तो ये बार्टर सिस्टम पहले चलता था। अब यहाँ पर देखते हैं। हुँ। कहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। हाँ, ऐसे ही क्या हुआ, जो व्यापार है वो ऐसे ही स्टार्ट होना शुरू कर दिया कि पहले बार्टर सिस्टम आया तो धीरे-धीरे करके व्यापार भी आगे बढ़ने लगा। लोगों ने सोचा कि अरे इसको लोगों ने अपना दिमाग लगाया और क्रिएटिविटी लाई और सोचा कि इसको और कितना डेवलप किया जा सकता है। तो अब देखिए इस समय ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं आप। सोचिए ये सब कैसे आया? जब बेसिक चीज़ें किसने कंप्लीट कर दी? जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने धीरे-धीरे करके अपना माइंड डेवलप करा। फिर जो उसके आगे की जो जनरेशन आती गई, उन्होंने अपना जो माइंड है वो आगे लगाते गए और इम्प्रूवमेंट होता गया, डेवलपमेंट होता गया और लोगों की जो नीड है वो भी आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, पहले क्या था, पहले लोगों की नीड थी सिर्फ खाना खाना, लेकिन अब क्या नीड है, जैसे कि घर बनवाना है, वो भी घर छोटा नहीं बनवाना, बहुत बड़ा बनवाना है। एक फ्लोर बनवाना है, 2 फ्लोर बनवाना है, कच्चा नहीं, आज अब पक्का मकान बनता है। पहले क्या था, कच्चा मकान बन जाता था। अब लोग कार के बारे में सोचते हैं, पहले लोग तो पैदल ही चले जाते थे। तो इतना सारा कुछ चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन, जैसे कि जो औद्योगिक क्रांति आई, इनेबल्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब से औद्योगिक क्रांति आई बच्चों, जब से मतलब इंडस्ट्री लगना शुरू हुई, तब से क्या है, बहुत ज्यादा उत्पादन भी होने लगा किसी भी चीज के। जैसे कि मान लीजिए आजकल जो बिस्किट के पैकेट होते हैं या फिर कोई चिप्स के पैकेट हो गए, तो वो हैंडमेड तो होते नहीं है, वो क्या है, मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और जो ट्रांसपोर्टेशन भी था वो भी फास्टर हो गया, यानी बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ने लगा, ठीक है। जैसे कि फ्लाइट, जैसे प्लेन चलने लगी, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन चलने लगी, ठीक है, कार चलने लगी हैं, बसेस, ट्रक, ये सारी चीजें चलने लगी, ठीक है। तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। और जब से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हो गया, यानी जो सूचना की क्रांति आ गई, तब से क्या हुआ, मेड कम्युनिकेशन ईजियर, तब से कम्युनिकेशन जो है, जो संचार है वो क्या है, बहुत ही सिंपल हो चुका है। आज आप क्या कर सकते हैं, आज आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अपनी फैमिली में किसी से भी बात कर सकते हैं आराम से। लेकिन पहले क्या था, पहले इतनी, वो भी सोचिए आप इतनी दूर बैठे हैं, आपकी फैमिली कहीं और बैठी है, फिर भी हम इतनी जल्दी हम बात कर लेते हैं, है ना। कि अगर अगर आप ट्रेन से जाएंगे तब भी आपको समझ लीजिए 10 से 12 घंटे या फिर उससे ज्यादा भी लग सकते हैं ना। लेकिन अगर आप फोन से अगर बात करते तो 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लग पाता और आपका फोन वहां पर कनेक्ट हो जाता है, तो आपकी बात भी हो जाती है। तो ये सब किससे मतलब पॉसिबल हुआ है, इंफॉर्मेटिव रेवोल्यूशन से, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन से, यानी सूचना क्रांति से। एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये बहुत ही स्पीड से हो रहा है। देखिए जैसे अब आजकल इंटरनेट भी चल रहा है, आपको कुछ भी सर्च करना है सीधे इंटरनेट में, गूगल में या फिर जितने भी ब्राउजर्स और भी होते हैं, तो उनमें आप लिख कर सर्च करिए, एंटर की बटन पे पुश करिए, तो आपको क्या मिलेगा, तुरंत की तुरंत आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। भले आप यूट्यूब में देख रहे हो या फिर गूगल में देख रहे हो या फिर और भी दूसरे ब्राउजर में, तो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, जो जो इंटरनेट की फैसिलिटीज है, अब वहाँ पर बहुत सारे जो सोर्सेज हैं, लेकिन अब उसमें आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, आपके लिए क्या बेटर है। तो ये हमें अब चूज करने का ऑप्शन भी हो गया है, ठीक है। क्योंकि इतने ज्यादा अब सब लोग मतलब इतना ज्यादा कंटेंट आपको मिल चुका है इंटरनेट में कि आपको कुछ भी ढूंढना है तो उसके लिए टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से और सही इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हैव यू एवर थॉट
क्या आपने कभी ऐसा सोचा है वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर? क्या आपने कभी सोचा कि जो जूसी मेलन है, जो मतलब जिसमें इतना पानी होता है, तो वो वाटरमेलन जो यानी कि जो वाटरमेलन होता है, तो उसमें वो गर्मी में क्यों खाया जाता है? एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स, और सर्दियों में क्या है, हॉट रोस्टेड हम क्यों पीनट्स क्यों खाते हैं, यानी मूंगफली जो होती है वो रोस्ट करके, मतलब जो भून के, वो क्यों खाते हैं इन विंटर? ये आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ही जरूरी है किसके बीच में? नेचर मीन्स प्रकृति और जो मनुष्य है उस उनका दोनों में आपस में बैलेंस बहुत जरूरी है। जब उनमें आपस में बैलेंस होगा तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है आसपास का वो भी वैसे बैलेंस्ड चलेगा। और जैसे कि मान लीजिए बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो भी नुकसान हो जाता है, अगर कम मात्रा में होती है तो भी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज बैलेंस्ड में है, मतलब ना तो ज्यादा और ना ही कम, तो क्या है, उसमें बैलेंस बना रहता है और जो इन्वायरमेंट है उसमें भी नुकसान नहीं पहुंचता है। Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। जो मनुष्य है उसको क्या चाहिए कि वो उसे ये सीखना चाहिए कि जो environment है उसमें हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि प्रकृति को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचे, और हम प्रकृति से सामंजस्य बनाकर रहें। हार्मोनियस मतलब सामंजस्यपूर्ण हम इन्वायरमेंट के साथ रहें, यानी हम इन्वायरमेंट में नुकसान ना पहुंचाए, इन्वायरमेंट को जो हमसे चाहिए वो हम इन्वायरमेंट को दें, और हमें जो इन्वायरमेंट से चाहिए वो हम इन्वायरमेंट से लें। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक स्टेट ना आने पाए, ताकि जो इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो। जैसे कि पॉल्यूशन हो रहा है आजकल, आप देख रहे होंगे जो आसपास के जो एरिया है, तो दिवाली थी उसमें कितना ज्यादा पटाखे छुटाए गए। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को ही तो चेंज कर रहे हैं अपनी जो एक्टिविटीज है उनके द्वारा। तो यही सब चीजें हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचे। Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place। जो नूरी है वो एक ऐसी वो लड़की है कहाँ की, वो मिजोरम की एक लड़की है, मतलब मिजोरम में उसका घर है। फ्रॉम रवीज क्लास, जो कि रवि के क्लास में पढ़ती है। ऑफ्टन टॉक, अक्सर क्या पूछती है, क्या बोलती है, अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, जो उसके घर में जो आसपास क्या है, बहुत ही हरा भरा खेत होते हैं, हरे भरे क्षेत्र होते हैं, तो उसके बारे में वो बोलती है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, ये सब सुनकर और देखकर रवि क्या है, बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका होता है कि उसका जो प्लेग्राउंड है वो हट चुका है। अब मतलब जो वहां पर डिगिंग हो चुकी है, यानी खुदाई भी हो चुकी है, और वहां पर बिल्डिंग बनने जा रही है। सारा कुछ देख के रवि भी बहुत दुखी है। नूरी इनवाइटेड हिम, नूरी ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ आना मिजोरम में, टू विजिट हर होम, मीन्स उसके घर में आना और मतलब देखना कि वहां पर कितनी अच्छी घास है। आप मतलब जो वेकेशन जो छुट्टियां होती है उसमें मेरे घर जरूर आना, नूरी ने रवि को बोला। रवि's टीचर asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और रवि की टीचर ने कहा ठीक है आप घूमने जाना, और जहां भी आप जाना तो वहां पर क्या करना, जो जब आप छुट्टियों में जाएंगे तो वहां पर ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज आपने करी हैं, वहां पे घर कैसे, वहां पे सारा जो इन्वायरमेंट है आसपास का वो कैसा है, वो सारा चीज आप इसमें एक मतलब किसी डायरी में या फिर कहीं पर लिख के रखना उसको, ठीक है, या फिर उसको ड्रा कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। तो चैप्टर यहीं से बच्चों फिनिश होता है। जो ये अब है ये एक्सरसाइज, हम थोड़ा सा बॉक्सेस चेक कर लेते हैं, जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं इसमें, तो उसमें है क्या देख लेते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया बच्चों कि इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बच्चों ये डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट
एंड द लैंड वेयर वी लिव। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, मतलब जिसको आप याद कर सकते हैं। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, तो यही है इसमें। और बच्चों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आगे बताया जाए, उसको आप देख लीजिएगा। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। हाँ, इसको आप एज अ क्वेश्चन की तरह ले सकते हैं बच्चों। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, कोशिश करिए लिखने की, अब कोशिश करिए बच्चों। जब लिखना जो यूपीएससी के एग्जाम के लिए अगर आप लिख रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस के लिए लिखने की सोच रहे हैं, तो बच्चों जब आप इसका आंसर देंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग के लिए मैं एक लेक्चर लूंगी आगे चल के। अब जल्दी ही लूंगी, एक्चुअली अभी मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करने की सोच रही हूँ, तो थोड़ा अभी बीच में जो अदर लेक्चर्स है उसे नहीं लेना चाहती हूँ, ताकि आपकी जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो सके टाइम से। तो यही है कि जब आप आंसर राइटिंग करें बच्चों, तो जो आंसर राइटिंग है, तो जो भी क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है जैसे हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताना है, थोड़ा सा उसको इंट्रो देना है, ठीक है। और फिर इसमें ये बताना है कि कैसे, मतलब जो लोग हैं वो कैसे चेंज कर रहे हैं, तो ये इसको बॉडी में बताना है कि मतलब कि ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन जो मनुष्य हो वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से नेचुरल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। और फिर कंक्लूजन करके एक पॉजिटिव एक कंक्लूजन दे देना है कि कुछ जैसे कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल पॉजिटिव देना है। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो उसी कंक्लूजन में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जब मैं आंसर राइटिंग करूंगी तो बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसको आप जितना मैंने अभी बता दिया है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, तो उसमें आप करिएगा। और बाकी जो जब मैं आंसर राइटिंग बताऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि फ्लो चार्ट एंड आंसर राइटिंग वो दोनों कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं। आंसर मतलब फ्लो चार्ट को भी आंसर राइटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं और अपने आंसर को कितना परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी आप कोशिश करिएगा खुद से लिखने की, और उसके बाद मैं इसके लिए भी एक लेक्चर जल्दी ही लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कार है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं, जो इन्वायरमेंट है इन सब के बारे में लिखा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। अगर आपसे बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पूछ लिया जाए तो आप ये देखिए, ये है फ्लो चार्ट। बच्चों जो बच्चे जैसे बोलते हैं कि मैम फ्लो चार्ट कैसे बनता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, तो देखिए ये है फ्लो चार्ट। जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट लिखना है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट को आपको एक फ्लो चार्ट में बनाकर दिखाना है, तो सबसे पहले जो ये मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एक मेन टॉपिक है, वो आपने एक सर्किल में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर सर्किल ले लीजिए, या फिर कोई मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लीजिए, या फिर कोई स्क्वायर बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर इसके कितने पार्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के पार्ट नंबर 1 2 3, जैसे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में नेचुरल हो गया, सेकंड पार्ट में ह्यूमन मेड हो गया, थर्ड पार्ट में ह्यूमन हो गया, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहाँ पर एक वन ऐसे ये जो लाइन है ये खींच करके थ्री कंपोनेंट्स यहाँ पर बता दिए। अब जो नेचुरल जो कंपोनेंट नेचुरल कंपोनेंट है वो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो देखिए एरो से बता दिया। तो ऐसे फ्लो चार्ट भी बनाते हैं, ठीक है। और ह्यूमन मेड में क्या क्या चीजें हैं ये सारी चीजें एरो करके बता दिया। तो इस तरह से फ्लो चार्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन है, ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है, तो देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ दिया है, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। बच्चों कहीं पर फ्लो चार्ट आ जाए तो आप इस जो अगर आपको कहीं पर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, तो आप इस जो जो फ्लो चार्ट है उसको बना दीजिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको ही लिखना है, बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनाना है आपको। एक्चुअली जो फ्लो चार्ट होगा सिर्फ ये लिखना है जो लिखा है यहाँ पर। इस एरो के सामने बिल्डिंग्स लिख दिया, फिर पार्क्स लिख दिया, फिर ब्रिजेस लिख दिया, यहाँ पर रोड्स लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फ्लो चार्ट भी बना लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक, तो बच्चों बताया लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। बायोटिक क्या होती है, द वर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा वर्ड ऐसा संसार जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, यानी जीवित जो जीवन होता है, मतलब वहां पर जहाँ पर जीवन होता है उसे क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स में भी जीवन होता है एंड एनिमल्स, इनमें भी जीव होता है, मीन्स जीवन होता है। अबायोटिक क्या होता है, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ऐसा वर्ड जो कि जहाँ पर नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, माउंटेन हो गई, एयर हो गई, तो ये सारे क्या है, अबायोटिक है, ठीक है।
अब आगे देखते हैं इसमें कुछ है, इन्वायरमेंट के बारे में लिखा है। इन्वायरमेंट के बारे में फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, ठीक है बच्चों, ये ऐसे में आप यूज कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है आपको एग्जाम में, तो उसको जो स्टार्टिंग आप करेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इस चीज को कि इन्वायरमेंट के बारे में फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, ठीक है। इन्वायरनर मीनिंग नाइबरहुड्स होता है, ठीक है। इस चीज को आप एसए में यूज कर सकते हैं। यूपीएससी का जो एसए होगा या फिर स्टेट पीसीएस का, तो कहीं पर भी आप एनवायरनमेंट के लिए एसए लिख रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो आप यहाँ पर इस चीज को लिख सकते हैं, इस जो वर्ड्स दिए यहाँ पर स्टेटमेंट को। अब आगे देखते हैं, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, हाँ देख लेते हैं। नहीं, ये तो आपको खुद को करना है बच्चों, ये जो लेट्स डू लिखा है ये आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डोमेन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये देखिए बच्चों, ये भी पिक्चर जो है आप यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको जहाँ पर भी यूज करना है तो आप ये सब मत करिए कि हाँ, अगर बनाना चाहते हैं तो हल्का फुल्का बना सकते हैं ऐसे, मतलब शो करके, मतलब कि हाँ यहाँ पर लिथोस्फीयर हो गया, जहाँ पर ये जो जमीन है, ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर, थोड़ा पानी वहां पर कुछ ऐसा लगा, ऐसा कर दीजिए डॉट डॉट की, जैसे लगे कि हाँ पानी है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जो बीच में मिक्स हो रहा है, जो जैसे कि लिथोस्फीयर वाला पार्ट भी है, वाटर का भी है, और लोग रहते भी हैं, तो ये सारा किसका पार्ट है, बायोस्फीयर का, ठीक है। तो ऐसे आप पिक्चर एक बना सकते हैं, जो कि इस जरूरी नहीं कि सारे घर भी आप बनाएं, ये सारा चीज बनाएं, एक मतलब एक इंडिकेशन आप दे सकते हैं कुछ सिंबल्स के द्वारा, ताकि इसमें आप जैसे डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट अगर पूछा तो आप इस जो पिक्चर है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, कुछ है ऐसा, हाँ, इकोसिस्टम के बारे में और अच्छे से यहाँ पर दिया है। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो यहाँ पर बच्चों दिया था वही चीज यहाँ पर एक बॉक्स में लेकर रख दिया है इन्होंने, विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है। तो इसको बच्चों डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा, अगर याद करना चाहे, अगर आप समझ रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड याद ही करें, आप अपने अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है, इसमें है स्केच, ये तो छोटे बच्चों के लिए बात है, ये तो आपके लिए जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, कि हर 5 जून में हर साल जितने भी साल होते हैं सभी में 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ठीक है, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अब आगे देखिए बार्टर सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम में क्या है, इनके पास कुछ सामान है और इनके पास कुछ सामान है, ये इनको दे रहे हैं और ये इनके पास जो चीजें हैं वो इनको दे रहे हैं, ठीक है। अभी लेकिन क्या है, अब बार्टर सिस्टम तो नहीं है बच्चों। अब क्या है, अगर हमें मार्केट से कुछ सब्जी खरीदनी है तो हम क्या करते हैं, उसको रुपया दे देते हैं, ठीक है। तो लेन देन जो शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है, इसी बार्टर सिस्टम के द्वारा ही शुरू हुआ है, ठीक है। जो कि अब आजकल मनी स्टार्ट हो गई, यहाँ तक कि अब ऑनलाइन मनी भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यही है। अब आगे देखते हैं, इसमें और कुछ नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है ये आपको करना है, और क्वेश्चन 2 है ये भी आपको करना है। अगर आपने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये 4th नंबर ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, 5th नंबर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो और हिंदी, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस का, तो उनके लिए भी यही चीज है कि 4 नंबर तक ही आपको करना है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करा होगा, अगर आपने नहीं करा तो एनसीईआरटी की बुक्स, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स लिखेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएंगे, और डाउनलोड कर लीजिएगा गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है मैंने आज बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाया, ताकि क्योंकि कुछ बच्चों की ऐसे मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप थोड़ी फास्ट पढ़ाती हैं, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा धीमा धीमा पढ़ाने की कोशिश की है बच्चों। मैं चाहती हूँ जल्दी से एनसीईआरटी कंप्लीट हो, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ, और टाइम भी काफी ज्यादा ना लगे, ताकि आपको रिवाइज करें जब तो आपको दिक्कत हो। एक चीज और बच्चों, जब आप अभी तो मैं सिर्फ पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपके
मैं कुछ दिनों बाद जब हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसको शॉर्ट में भी पढ़ेंगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम इसके लिए भी एक नया सेशन लेके आएँगे, लेकिन हमें पहले ये एनसीईआरटी है उसको थोड़ा बेसिक में कोई भी लाइन ऐसी ना छूटे जिससे कि हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में मतलब कोई भी क्वेश्चन छूट जाए। तो इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ और इसको शॉर्ट में भी मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन एक ऐसा समरी के एक रिवीजन के टाइप पे वो मैं कराऊँगी, ठीक है? तो वो चीज़ वो मेरी हेडेक है, मैं करा दूँगी उसको, लेकिन जो अगर अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको आप पढ़ते जाइए, ठीक है? तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।